नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जयंत द्विवेदी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए चैनल को, जिससे हमारी आपकी मुलाकात इसी तरीके होती रहे। बहुत रिक्वेस्ट्स आ रही थी, बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि एक वीडियो उत्तर प्रदेश के बस प्रकरण मामले में जो तू मैं चल रही है कांग्रेस वर्सेस भाजपा की, प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो ये एक वॉर रूप सिनारियो खड़ा हो गया है, मजदूरों के पलायन को लेकर के और बस की व्यवस्था को लेकर के, एक वीडियो उस पर बना दीजिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा समझने की कोशिश करिएगा, और मैं एक एक चीज़ आज आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दूंगा, आपके सामने रख देता हूं सारी चीज़ें, और आप खुद ही तय करिए कि सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए सरकार को और क्या करना चाहिए विपक्ष को। आप दोनों ही स्थितियों को मैं आपके सामने एज इट इज रखता हूं और आप उसे समझते रहिएगा। तो ये कहानी शुरू होती है 16 मई से। जी, 16 मई को चिट्ठी भेजी जाती है माननीय प्रियंका गांधी जी की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी के पास, और उसमें 1000 बसों की व्यवस्था की बात होती है कि 1000 बसें हमारी अवेलेबल हैं यूपी में, नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर, जिससे कि हम मजदूरों को उनके घर छोड़ सकते हैं। 1000 बसें तो आंकड़ा लगभग 92,000 लोगों का, यानी 92,000 लोग अपने घर पहुंच सकते हैं, कुछ ऐसी बात वो कहती हैं। मगर ये प्रकरण शुरू कहां से होता है, इसको थोड़ा समझने के लिए इस मामले से थोड़ा सा पीछे आइए। और पीछे कहां आइए? पीछे आइए 12 मई पर। 12 मई को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ये ऐलान करते हैं 20 लाख करोड़ के पैकेज का और बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, उसके बाद एक सिलसिलेवार तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है निर्मला सीतारमण जी की, जो कि हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर की है। वो अपने एक बयान में कुछ कहती, वो कहती किस पे है? एक फुटेज आता है राहुल गांधी का, जिसमें वो मजदूरों से मिल रहे होते हैं, उनकी समस्या को समझ रहे होते हैं, और उस फुटेज का वीडियो नहीं आया होता है, सिर्फ पिक्चर आई होती है। और वो फुटेज जब मिल जाता है तो मुझे लगा कि आज मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। तो वो फुटेज आता है, और उस फुटेज को देखने के बाद निर्मला सीतारमण जी का उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान आता है कि राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे, उन्हें उन मजदूरों की मदद करनी चाहिए थी, उनका सामान उठा करके चलने की कोशिश करनी चाहिए थी, या उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था भी करनी चाहिए थी। इस ओर भी वो हल्का सा इशारा कर देती हैं। देखिए, सुनिए क्या कह रही हैं निर्मला जी। जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। निर्मला जी को अगर आपने सुन लिया है, समझ लिया है, और इस वीडियो को अगर आप देख लिया है, आपने इसके लिंक्स तमाम अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप जा करके देख सकते हैं। अगर इसे देख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, तो एक वीडियो और देखिए जो अभी कांग्रेस ने रिलीज किया है अपने ट्विटर हैंडल के द्वारा भी, जिसमें राहुल गांधी जी मिल रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, 16 मिनट का, यहाँ पर मैं 1.5 मिनट का वीडियो आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। आप स्थिति को समझिए, सिर्फ और सिर्फ स्थिति को समझिए, क्या स्थिति वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पहुँच जाए, ये सोचा कि ये खाली एक दिन के लिए लग रहा है, एक दिन लग रहा है, एक दिन बाद इसके बाद तो खुलेगा। फिर सोचा कि 14 तक लगेगा, सही, 14 के बाद तो खुलना है ही, फिर बढ़ता ही जा रहा है। कोई भरोसा नहीं है, सरकार का कोई भरोसा ही नहीं है। जैसे एक दिन की बताई थी, एक दिन के बाद फिर 21 दिन की बताई, अब ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, तो मजदूर क्या करेंगे। तो आपको लगता था कि अगर 30 दिन का होता है तो पहले ही 30 दिन बोल देना था, अगर 40 दिन का होता है पहले बोल देना था कि भैया मैं एक बार कर रहा हूँ, 40 दिन का कर रहा हूँ, चाहे वो 5 साल का लगता है, एक दफे बोलता। मगर अभी तो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा खोलेंगे।
कुछ नहीं खोला, बाहर निकलना मुश्किल है। आप बोल रहे काम की बात, वहाँ किसी की इज्जत नहीं है, न महिला की न जेंट्स की, किसकी नहीं है। वहाँ मजदूर की इज्जत है ही नहीं, इज्जत है नहीं है, कि मजदूर है, कि गरीब है, कि कैसे हैं, कोई इज्जत नहीं है वहाँ मजदूर लगा की। देते हैं। अगर अपन हम लोग किराया देंगे ना तो इज्जत है, और अगर किराया नहीं देंगे तो कोई इज्जत नहीं है। हाँ, जब काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएगा? तो हरियाणा कैसे जाने को हुआ? कुछ लोग पहले आप किसी को जानते थे वहाँ पे? हाँ जानते थे, जो हरियाणा में थे। हाँ, ठेकेदार था जान पहचान का। तो अब आप जाओगे यहाँ से, हाँ जी। आपको लग रहा है कि आप आसानी से पहुँच जाओगे? जो कमरे में वहाँ डंडा मार मार के सह रहे थे, तो रास्ते में जो होगा तो देखा जाएगा। और जो बेटा है आपका, स्थिति का अनुमान आपको लगना जो है शुरू हो रहा होगा इस वीडियो से, कि वो वहां पर क्या कर रहे थे और क्या उसके बाद प्रियंका जी ने क्या उनके मिलने के बाद ही बसों की व्यवस्था भी कर दी। क्योंकि निर्मला जी का बयान जो आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 17 मई को था, और 1000 बसों के मांग और डिमांड की हम 1000 बस यूपी सरकार को दे रहे हैं, वो लोगों को पहुंचाए, ऐसी व्यवस्था करने की बात 16 मई को चिट्ठी लिख करके दी गई। 16 को लिखी गई चिट्ठी का जवाब 17 को नहीं आया, 18 मई को आया। 18 मई को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी सारी डिमांडों को स्वीकृत कर लिया, और उन्होंने कहा कि चालक और परिचालक के नाम व अन्य विवरण सहित 1000 बसों की सूची उपलब्ध कराई है। जी हाँ, तो 1000 बसों की सूची को उपलब्ध कराया जाए। तो 1000 बसों की सूची को उपलब्ध कराने में कांग्रेस जुट जाती है। जब 1000 बसों की सूची कांग्रेस उपलब्ध करा देती है तो संबित पात्रा का एक ट्वीट आता है। जी हाँ, उस संबित पात्रा जी के ट्वीट में ये चीजें साफ साफ बताई जाती हैं। 19 मई को ये ट्वीट है। जी हाँ, कि इसमें जो बसें आई हैं, जिनके 1-2 के नंबर में मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। RJ 27 PA 9852 ये एक एम्बुलेंस है। राजस्थान RJ 14 TD 1446 ये एक कार है। RJ 40 PA 0186 ये एक 3 व्हीलर है। RJ 0 PA 0123 ये एक ऑटो रिक्शा है। तो इस तरीके के कुछ इन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में कितनी सत्यता है, कितनी सत्यता नहीं है, और क्या वो चीजें जो थी वो बस के ही नंबर थे, या वो क्या कहते हैं ऑटो रिक्शा के नंबर थे, या वो एम्बुलेंस के नंबर थे, इसमें नहीं पड़ेंगे। क्योंकि उसी ट्वीट जहां इन्होंने किया है उसमें रीट्वीट करके भी लोग बता रहे थे कि इसमें जो आपने नंबर डाला है साहब, वो नंबर आपने गलत डाला है। तो संबित पात्रा को काउंटर अटैक में फंसाया गया कि आपने जो ट्वीट डाला है वो ट्वीट आपका गलत है, और उसमें जो आपने ये डाला है इसमें कुछ जो नंबर आप बता रहे हैं ये तो ऑलरेडी बसेस का नंबर है। दूसरा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है कि जो भी बसेस अवेलेबल कराई जा रही थी वो सारी की सारी बसेस राजस्थान से ही क्यों आ रही थी? क्योंकि जो लिस्ट संबित पात्रा दे रहे थे इसमें मैक्सिमम जो नंबर आ रहे थे वो राजस्थान के आ रहे थे। तो सारी की सारी बसें यानी राजस्थान से आ रही थी। तो क्या उसमें राजस्थान गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रही थी? ये एक राजनीतिक विषय हो गया, इसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण में मोड़ दिया गया। तो इसमें राजनीति को आप समझिए, उद्देश्य मंशा मदद की थी या किसी को एक्सपोज कर देने की थी, वो क्या थी? वो पक्ष की भी थी, विपक्ष की भी थी, या दोनों की नहीं थी? इसको आप समझते चलिए कि क्या हो रहा था वहां पर। तो क्या राजस्थान सरकार उसमें मदद कर रही थी और उसको जो है भेज रही थी? जी हाँ, तो अब आप समझिए, इसमें बातों को समझते चलिए। 19 मई को एक लिस्ट जो है जारी करती है उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से, आ जाता है कि 1049 बसेस में से 879 बसेस जांच में सही पाई गई, और वो जो सही पाई गई बसें हैं उनको कहा गया कि आप लखनऊ भेज दीजिए तुरंत के तुरंत। तो तुरंत कांग्रेस की तरफ से ट्वीट और रीट्वीट आना शुरू हो गए, और एक आग्रह का सिस्टम शुरू हो गया कि साहब बसें तो खड़ी हैं गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर, तो हम उनको लखनऊ कैसे भेज दें। और उस पर भी शाहनवाज हुसैन और बड़े बड़े कदावर नेता भाजपा के वो ये कहने लगे कि रात भर जो डीएम साहब थे लखनऊ के वो इंतजार करते रहे और आपने बसें भेजी नहीं। चलिए अच्छा, आपने बसें नहीं भेजी तो इस पर एक समझदारी का काम किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, बसों को नोएडा और गाजियाबाद ही भेज दीजिए, और उसके लिए भी एक समय फिक्स कर दिया गया कि आप 12 बजे तक बसों को अवेलेबल कराया जाए। तो उसमें भी कांग्रेस असहज महसूस कर रही थी। कांग्रेस ने कहा कि अभी ये मुमकिन नहीं है, हम बसों को 5 बजे तक आपको अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि बसों को आना था राजस्थान से,
उसमें बसें की जो अवेलेबिलिटी थी वो उत्तर प्रदेश से नहीं की जा सकी। अब इसके पीछे क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर हो चुकी है? कोई ऐसा यहाँ पर नेता नहीं है या यहाँ पर ऐसी पकड़ नहीं है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बसेस की अवेलेबिलिटी कांग्रेस करा पाती? तो बसेस की अवेलेबिलिटी उसने ज्यादातर जो कराई होंगी शायद वो हो सकता है राजस्थान से कराई हो, और ये आरोप जो लगा रही है भाजपा हो सकता हो ये और आरोप भी सही हो। लेकिन आप मंशा को समझिए, मंशा को मत भूलिए कि मंशा क्या थी। मंशा हेल्प करने की थी, मदद करने की थी, या मंशा केवल राजनीति करने की थी? मैं नहीं बता रहा हूं कि क्या थी क्या नहीं, आप खुद समझते चलिए, मैं तो सिर्फ जो है एज इट इज बता रहा हूं आपको। तो मई 19 को जो ट्वीट आया प्रियंका गांधी जी का, उसमें कहा गया कि 1049 में से 879 बसें जो हैं वो सही हैं, और जो 200 बसें सही नहीं हैं उनकी नई सूची बना के हम उनको कल अवेलेबल करा देंगे। लेकिन बात को समझिए, ये बात हो रही थी नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर अवेलेबल कराने की, लेकिन उनकी बात आई कि ऊंचा नगला बॉर्डर पर आपके प्रशासन ने हमारी 500 से ज्यादा बसों को घंटों से रोक रखा है। अब ऊंचा नगला बॉर्डर राजस्थान बॉर्डर हो जाता है, ऊंचा नगला बॉर्डर से बसें आनी थी तो उनको टाइम लगेगा गाजियाबाद और नोएडा पहुंचने में भी, तो इसलिए जो दिया गया समय था उस पर पहुंच नहीं जा सकता था। और इस बात को भाजपा भांप रही थी और उसको राजनीतिक पेंच में फंसाया गया, एक एक्सपोज करने की कोशिश करी जाती रही कि भाई जो ये पहुंचा रहे हैं कर रहे हैं वो सही नहीं है। अब बसों के फिटनेस टेस्ट की बात होने लगी कि जो बसें प्रियंका गांधी अवेलेबल करा रही हैं वो बसों का फिटनेस टेस्ट अवेलेबल नहीं है, यानी वो बसें जो हैं वो फिट नहीं है। तो सिलसिलेवार तरीके से देखिए, मैं ट्वीट भी आपको दिखाते चल रहा हूं यहां पर, तो देखिए, तो जो उन्होंने कहा है कि जो बसें हैं वो फिट नहीं है, अनफिट बसें हैं। तो कोई पूछे ना उत्तर प्रदेश सरकार से भी जा करके कि आपकी जो बसें चलती हैं रोडवेज की बसें वो कितनी फिट हैं? ये धक्का मार वाहन जो आप चला रहे हो ये कब कहाँ खड़े हो जाएं, कब कहाँ जवाब देने, एक सिंगल टायर पे चल रहे होते हैं, एक टायर पंचर करके स्टेपनी भी इनमें अवेलेबल नहीं होता, ये सारी बातें थी। तो ये राजनीतिक प्रकरण चलता रहा। अब ये 19 मई को ये सारा काम होता रहा, बसें फिलहाल आ नहीं पाई, और बसेस आ नहीं पाई, लोग गाजियाबाद में इकट्ठा होते रहे, लोग नोएडा में इकट्ठा होते रहे, और वो 92,000 लोग जो इन बसों के थ्रू अपने अपने घर पहुंच सकते थे वो उम्मीद भले लगा रहे हो कि हम घर पहुंच जाएंगे, मगर उनकी कोई व्यवस्था उनके लिए हो नहीं पाई, तो वो सभी लोग परेशान होते रहे। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार ये जरूर कह रही है कि उनकी 27,000 बसें लगी हुई हैं, वो लोगों को पहुंचा रही हैं, उनकी बसें तो कोटा से भी लोगों को ले आ रही हैं, और कोटा से जो बसें उनकी लेकर के आ रही हैं उस पर भी एक संबित पात्रा जी ने ट्वीट किया, और मैं उसकी फोटो यहाँ पे डालूंगा कि 19 लाख रुपए राजस्थान गवर्नमेंट मांग रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से। वो खैर दो स्टेट्स के बीच, गवर्नमेंट के बीच जो पैसों का लेन देन का सिस्टम है वो है, उसको राजनीतिक टूल देना भी नहीं चाहिए, और क्यों दिया जा रहा है मुझे भी समझ के मेरे भी समझ के बाहर है। तो इसको समझते चलिए। अब 20 मई को क्या होता है साहब, अब ये एक वीडियो देखिए आप। आपके प्रमुख सचिव ने सुनिए, आपके प्रमुख सचिव ने पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा अवस्थी जी ने कि हमने 1000 लोगों का परमिशन दिया है बसों का। आप गाजियाबाद, हाँ गाजियाबाद बस फ्री कहा है ना, लेकिन बस में ड्राइवर भी होता है, कंडक्टर भी होता है, वो है। एक मिनट, तो बस अपने आप चलेगी क्या? होती है, उसके रजिस्ट्रेशन भी होता है, आप चेक करिए, मुआयना भी होता है। आइए चेक करिए, वो देखिए, वो आप भेजेंगे हमारे, वो कल भेज चुके हैं, तो ठीक है, वहाँ प्रमुख सचिव को भेज चुके हैं। हाँ, तो वहाँ से आएगा कि भाई इस रूट से जाना है। भैया मेरे आपके सरकार सवेरे से टीवी पर भाषण दे रही है कि हम 1000 की अनुमति दिए। अब तो आपको ये बात समझ में आनी शुरू हो गई होगी कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी और श्री संदीप सिंह जी कौन है? संदीप सिंह जी है निजी सचिव प्रियंका गांधी के। ये लोग इकट्ठा थे राजस्थान और यूपी बॉर्डर पर कि बसों को ले आने दिया जाए, बसों को ले आने नहीं दिया गया, इनके खिलाफ एक FIR हुई और इस तरीके का एक पूरा प्रकरण शुरू कर दिया गया, इनको बंद करने की साजिश जो है सरकार करने लगी। अब किसकी मंशा क्या थी, आप इसका अंदाजा खुद लगाइए और सोचिए कि कौन सी सरकार क्या करने की कोशिश कर रही थी। मैं ये कह रहा हूं, मैं अंत में सिर्फ एक बात करके आपको इसी सब चीजों के साथ यहीं छोड़ करके चला जाता हूं। आप खुद निर्णय लीजिएगा, खुद सजग होइएगा, और इन वीडियो से, इन ट्वीटों से, इन प्रशासन की चिट्ठियों से ये समझिएगा कि कौन क्या कर रहा था, या सिर्फ ये एक राजनीतिक प्रकरण ऐसे गोल गोल चल रहा था और जनता घनचक्कर है, उसको मिक्सी में ऐसे गोल गोल पीस देने की कोशिश की जाती है और राजनेता लोग सिर्फ राजनीति करते रहते हैं। सरकार से सवाल,
सरकार से पहला सवाल तो ये कि साहब अगर उनकी 1049 बसेस में से 879 बसेस सही थी तो उनको चलने क्यों नहीं दिया गया? 879 बसेस में से भी अगर आपको समस्या थी, अगर एक भी बस सही थी तो उस एक भी बस का तो यूज किया जा सकता था, उसका क्यों नहीं किया गया? और अगर आपको उनकी बसेस की सहायता लेनी ही नहीं थी तो 18 मई को आपने जवाब में उनकी बसेस को लखनऊ मंगाया क्यों? और मंगाया तो फिर उन्हें नोएडा गाजियाबाद बुलवाया, और बुलवाने के बाद ये पूरी एक राजनीतिक रंगमंच सजता रहा और इस पर कोई भी चीज ऐसी नहीं की गई जिससे लोगों की असलियत में मदद हो सके। ग्राउंड लेवल पे जीरो मदद हो पाई। अब समझिए, सारी बातें पेपर पर चलती रहीं, कागजी कार्रवाई होती रही, बसेस हमारी बॉर्डर पर खड़ी हैं, यूपी बॉर्डर पर खड़ी हैं, गाजियाबाद बॉर्डर पर खड़ी हैं, 3 दिनों से खड़ी हैं, ऐसा जो है प्रियंका गांधी जी कहती रही। दूसरी चीज की मंशा को समझिए कि अगर आपकी बसेस नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर अवेलेबल थी तो आपकी बसेस राजस्थान से क्यों आ रही थी? अगर वो अवेलेबल थी तो वो 3 दिन भी खड़ी रह सकती थी। अब वो वहां चली गई, आ गई, लेकिन इस शॉर्ट नोटिस में विपक्षी कोई नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो इतनी तादाद में प्राइवेट बसेस की अवेलेबल करा रहा है, प्राइवेट वाहन को अवेलेबल करा रहा है, प्राइवेट कार ही दे रहा है, तो आप वो प्राइवेट कार ही ले लेते साहब। तब तो अच्छा लगता कि आप जो है एक जो है क्या कहते हैं जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, बांटने की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं और हर समय सेकी जाएं और इन मजदूरों को लेकर के सेकी जाए, ये गलत है। इस पर सवाल उठना चाहिए और इस पर सवाल उठाइए आप लोग भी अपनी राय दीजिए और इस प्रकरण को समझिए, ये प्रकरण किस तरीके से हुआ और ये बसगांड किस तरीके से हुआ, कौन गलत कौन सही आप तय करिए, आप पे छोड़ के चलता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए जिससे सही जानकारी आप तक पहुंचती रहे और इस सिलसिलेवार तरीके से आप तक ये जानकारी मुहैया होती रहे। जय भारत, जय हिंद, आपका अपना जयंत द्विवेदी।